इतिहास में पहली बार भारत के रिजर्व बैंक ने अपना सोना बेचा है। जी हां, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने जो आंकड़े और जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं और उसके हिसाब से जो अनुमान लगाया है, इसमें बताया गया है कि मात्र 2 हफ्तों के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 12 अरब डॉलर की कीमत का सोना बेचा हो सकता है। यानी जो आंकड़े बदले हैं उनका आकलन करके यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गिरते हुए रुपए को बचाने के लिए, सरकार की ढहती हुई साख को बचाने के लिए शायद इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1,14,000 करोड़ रुपए का संभवतः सोना बेचना पड़ा है। पिछले दिनों जब अचानक से रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरने के बाद संभल गया, यानी जब 96 के पार चला गया था और फिर संभलते हुए 95 के आसपास आने लगा, तो मुझे हल्का फुल्का संदेह हो रहा था कि वैश्विक परिस्थितियों में कोई बहुत बड़ा बदलाव तो आया नहीं। फिर भरभरा के गिरता हुआ रुपया अचानक से ठहर कैसे गया। और अब देखिए, जिस नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोला कि कांग्रेस की सरकार आने पर हिंदू महिलाओं का गहना, उनका सोना चांदी मुसलमानों को लूट के दे दिया जाएगा, यानी कांग्रेस सोना चुरा लेगी, उन्हीं नरेंद्र मोदी की सत्ता में देश का सोना इतिहास में पहली बार बेचे जाने की बात सामने आ रही है। अब समझने वाली बात यह है कि यदि आरबीआई ने सोना बेचा है तो यह क्या संकेत देता है। यानी अगर सोना बेचना पड़ा है, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की किस परिस्थिति को दर्शा रहा है। बेचने का कारण क्या हो सकता है, सोना बेचने का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक को ऐसा क्यों करना पड़ा होगा, रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है, और चर्चा यह भी करेंगे कि क्या यह संकट 1991 जैसा ही है या उससे बड़ा है या उससे छोटा है। आपने सुना होगा कि उस दौर में भारत का सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन इस बार तो बेचने की नौबत आ गई। तो क्या संकट उससे भी बड़ा है या उससे छोटा है। 1991 और 2026 में मोटा मोटी फर्क क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, क्या सोना बेचना खराब बात है। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी की सत्ता के एक सेठ नीति ने पूरी दुनिया में भारत की साख को बर्बाद कर दिया है और विदेशी निवेश को कमजोर किया है। भारत के बड़े बड़े व्यापारी भी विदेश भाग रहे हैं, यानी A1 के चक्कर में इंडिया पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे अमेरिका ने एक बार फिर से भारत पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है, यानी अर्थव्यवस्था और डगमगा सकती है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत पर फोर्स लेबर का आरोप लगाया है। हम समझेंगे कि नोएडा में मजदूरों के आंदोलन का असर कहां कहां तक पहुंचा है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि बाजार पूंजीकरण में भारत की वैश्विक रैंकिंग गिरते हुए 7वें स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान परिस्थितियों को एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान सत्ता की नीतियों ने कैसे अर्थव्यवस्था की खटिया खड़े किया है उसको भी देखेंगे। मामला बहुत गंभीर है, इसलिए टकटकी लगाकर देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गोदी मीडिया और उसके लपटझंडिस इस मुद्दों पर इस तरह की बात आपके सामने रखेंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को छुपाने के लिए तो इन सबको पाल पोस के बड़ा किया गया है। आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड या मोबाइल नंबर दिख रहा है, हमारा काम पसंद आता हो और उसको समर्थन करना चाहते हो तो इसे स्कैन करके या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करके जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट को देखिए। कांग्रेस ने लिखा है कि मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा है, किसी भी वक्त $1 100 का हो सकता है। ऐसे में मोदी को अपनी छवि की चिंता सता रही है और उन्होंने आरबीआई से कहकर देश का सोना बिकवा दिया ताकि रुपया 100 के पार न चला जाए। आरबीआई ने $12 बिलियन यानी 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। यह सब कुछ मोदी की फर्जी छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है, सच सामने आ चुका है। मोदी ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। गिरता रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारामारी, ये सब इसी बात के सबूत हैं। ये तो खाली शुरुआत है, मोदी है तो देश बर्बाद है। अब देश कैसे बर्बाद है, आइए इसकी कुछ झलकियां देख लीजिए। सबसे पहले यह समझते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने आंकड़ों का मिलान किया, यानी भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और भारत की सरकार ने स्वयं से इस बात का न तो खुलासा किया, न ही अब तक स्वीकार किया, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कि रिजर्व बैंक को सोना बेचना पड़ा है। अब आप कहेंगे कि फिर ये बात बाहर कैसे आ गई, आशंका क्यों जताई जा रही है। बात को जरा समझिए। दरअसल विदेशों से कोई भी सामान मंगवाने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, ज्यादातर जरूरत डॉलर की पड़ती है। अब जब डॉलर से ही ज्यादातर चीजें खरीदनी है या विदेशी मुद्रा से खरीदनी है, तो विदेशी मुद्रा आपकी
जेब में होनी चाहिए ना, तभी तो आप विदेश से माल मंगवाएंगे। तो इसके लिए सभी देश फॉरेन करेंसी एसेट जुटा कर रखते हैं। 22 मई 2026 को रॉयटर्स ने जो खबर दिया था उसके अनुसार इस हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरा और 688 से घट के 681 पर आ गया, यानी लगभग $7.5 अरब की गिरावट आई। और अब जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है इसमें अभिषेक गुप्ता ने अनुमान लगाया है कि 22 मई 2026 तक के 2 हफ्तों में भारत का जो फॉरेन करेंसी एसेट है वो थोड़ा सा बढ़ा है और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सोना है उसका मूल्य घटा है। यानी जिस वक्त में सोने का दाम बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, यानी वो महंगा होना चाहिए, जो रिजर्व में सोना रखा है उसकी कीमत यानी उसका मूल्य बढ़ना चाहिए, वो घट जाता है। आप यूं समझिए कि आपके घर में 10 ग्राम सोना रखा है और आपने उसे 1.5 लाख में खरीदा था। यदि कल को सोने का भाव 1,70,000 प्रति 10 ग्राम हो जाए तो आपके घर में जो सोना रखा है उसकी कीमत 1.5 लाख से घट के 1,30,000 हो जाएगी या फिर बढ़ के 1,70,000 हो जाएगी। जाहिर सी बात है, बाजार में यदि सोने का भाव चढ़ रहा है तो घर में जो सोना रखा हुआ है उसका भाव भी अचानक से बढ़ जाना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी आरबीआई के मामले में ऐसा हुआ है, यानी हमारे बैंक की जो सोने की होल्डिंग्स है उसका मूल्य ऐसे समय में घटा है और फॉरेन करेंसी एसेट में $7.5 अरब जुड़े हैं, यानी वो बढ़ा है। यानी जहां बढ़ना चाहिए था वहां घटा है और जहां घट रहा था वहां बढ़ा है। तो यहीं से ये अनुमान निकाला गया है कि शायद सोना बेचकर ही फॉरेन करेंसी एसेट्स को बढ़ाया गया है और जो सोना बेचा गया उसकी कीमत लगभग $12 अरब हो सकती है। वहीं ब्लूमबर्ग के इस रिपोर्ट यानी सोना बेचने के कथित आरोपों का खंडन करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये ट्वीट किया और बताया कि ये रिपोर्ट गलत है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 880.52 मीट्रिक टन बना हुआ है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि हर महीने रिजर्व बैंक की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया जाता है उसमें सोने के स्टॉक के बारे में बताया जाता है और ये स्टॉक लगातार बराबर बना हुआ है। परंतु आरबीआई ने जो लिंक दिया है जिसके आधार पर सोने का स्टॉक नहीं घटने की बात कही गई है और खबर का खंडन किया गया है, इस लिंक के भीतर जब हम जाते हैं तो ये चीज मिलती है और यहाँ पर आंकड़ा अप्रैल 2026 तक का ही है। यानी आरबीआई ने अप्रैल 2026 तक का आंकड़ा देकर कह दिया कि सोने का स्टॉक नहीं घटा है, बेचने की खबर गलत है। जबकि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो मई 2026 की है। उसने कहा है कि संभवतः मई महीने में सोना बेचा गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तक मई महीने के स्टॉक का डेटा आरबीआई नहीं देगा तब तक कैसे माना जाए कि सोने का स्टॉक कम नहीं हुआ है, नहीं बेचा गया है। यहीं से सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है कि जब इतना बड़ा आरोप लगा था तो ताजा आंकड़े देकर आरोपों का खंडन करना चाहिए था, मई महीने का आंकड़ा देना चाहिए था। आरोप लग रहा है मई में सोना बेचने का और आप अप्रैल का डाटा दिखाकर आरोपों का खंडन करना चाहते हैं। और इन सब में फॉरेन करेंसी एसेट सबसे ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी तुरंत मार्केट में डॉलर बेच के रुपए को संभालने, इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस लाने का काम इनसे किया जाता है। आप यूं समझिए कि आपके घर में थोड़ा सा कैश रखा हुआ है, थोड़ा सा सोना रखा हुआ है और कहीं कोई जमीन का टुकड़ा है, घर मकान आदि संपत्ति के रूप में है और आपको तुरंत साइकिल खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी है। तो सबसे ज्यादा आसान किस चीज से खरीदना होगा? अगर जमीन बेच के लेना चाहेंगे तो पहले जमीन बेचेंगे तब खरीदेंगे। सोने का हाल भी वही है। लेकिन जो कैश है उस कैश का प्रयोग आप तुरंत कर सकते हैं, यानी कैश की लिक्विडिटी ज्यादा है। उसी तरह फॉरेन करेंसी एसेट की लिक्विडिटी ज्यादा होती है, उसे कोई भी ले लेगा और काम चल जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई ने सोना बेचकर यानी सबसे सुरक्षित एसेट को बेचकर डॉलर को खरीदने का काम किया है ताकि रुपए को संभाला जा सके, सरकार और प्रधानमंत्री की गिरती हुई साख को बचाया जा सके। आप लोग ही बताइए कि आप अपने घर के गहनों को, अपने घर की महिलाओं के सोने को या फिर अपने ही सोने को कब हाथ लगाते हैं? ये तभी बेचा जाता है ना जब और कोई चारा न रह जाए, जब सब कुछ खत्म होने लगता है, सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, इज्जत बचानी होती है, तब सोने को हाथ लगाया जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेच बेच के ही भौकाल बनाने में जुटे रहते हैं और जब सब बिक जाता है तो दूसरे का सिंदूर देख के अपना कपार फोड़ते हैं। यानी इतना तो तय है कि हालात गड़बड़ है। अब समझिए कि इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है रुपए को गिरने से बचाना। यूएस ईरान वार शुरू होने के बाद रुपया जिस तरीके से गिरना शुरू हुआ है, हालांकि इसके पहले भी बहुत तेजी से गिर रहा था, लगातार गिरता रहा है। नरेंद्र मोदी की सत्ता ने जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को कुछ लोगों के चरणों में सौंप दिया, झुका दिया, उसने पहले से ही देश की साख को मिट्टी में मिलाया है और उसमें इस युद्ध ने तड़का लगा दिया। रुपया गिरता ही जा रहा है। रुपया गिरने से आयात महंगा होता है, हर तरह की महंगाई बढ़ती है। सोना बेचने का दूसरा कारण हो सकता है फॉरेन करेंसी एसेट को बचाना ताकि
विदेश से जो चीजें मंगवानी है वो मिलती रहे, क्योंकि विदेशों से माल मंगाएंगे तभी ना जब उन लोगों को दिखेगा कि हाँ भारत के पास विदेशी मुद्रा है हमें चुकाने के लिए। वरना आप ही सोचिए, मोहल्ले में किराना की दुकान वाले को अगर मालूम पड़ जाए कि फला व्यक्ति के घर में पैसे की किल्लत है, कमाई का कोई सोर्स नहीं है, तो क्या वो आपको राशन देगा? नहीं देगा। उसको डर होगा कि कहीं खा के बैठ गया तो हम वसूली कैसे करेंगे। ये सब मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझने के लिए बता रहा हूं। देश के मामले में चीजें थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन बहुत अलग नहीं होती। सोना बेचने का तीसरा कारण हो सकता है वैश्विक अनिश्चितता में जो विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं भारत से, उनको थोड़ा सा भरोसा दिया जाए कि भाई हमारे पास और भी रास्ते हैं। चौथा कारण यह भी नजर आता है कि जिस तरीके से रुपया लगातार गिरता जा रहा है, यानी डॉलर महंगा होता जा रहा है, डॉलर का महंगा होने से तेल, एलपीजी, उर्वरक, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ इंपोर्ट महंगा हो रहा है। इसके कारण भारत का आयात बिल बढ़ रहा है और इसके कारण अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। और जब अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो बाजार को लगता है कि रुपया और गिरेगा। यानी अर्थव्यवस्था का यह सिस्टम ऐसा है कि यहाँ चक्रवृद्धि व्यवस्था में चीजें गिरती हैं, चढ़ती हैं। ठीक हमारे शरीर की तरह अर्थव्यवस्था एक चक्र के रूप में चलती है। जैसे शरीर में एक समस्या आ जाए तो कई बीमारियां एक साथ खड़ी हो जाती हैं। पांचवा कारण यह हो सकता है कि आरबीआई बाजार को यह संकेत देना चाहता हो कि उसके पास रुपए को संभालने की क्षमता है, क्योंकि डॉलर लिक्विडिटी दिखाने से घबराहट कम होती है, यानी लोगों के भीतर थोड़ा सा भरोसा पैदा होता है। आपको बता दें कि मार्च 2026 के अंत में आरबीआई के पास 880 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना था। इसमें 680 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना भारत में रखा गया है, बाकी विदेशी बैंकों में है। पिछले कुछ वर्षों को देखें तो भारत ने यानी आरबीआई ने अपने खजाने में सोने को बढ़ाया था। अब सवाल यह है कि साल 1991 में भी एक बार आर्थिक संकट आया, तब भी वैश्विक युद्ध चल रहे थे, वो भी गल्फ एरिया में ही था। तब भी भारत की सरकार को अपने रिजर्व सोने को हाथ लगाना पड़ा और अब भी कथित रूप से हाथ लगाना पड़ा है। तो क्या हालात 1991 जैसे हो गए हैं? क्या अर्थव्यवस्था इतने गंभीर संकट में पहुंच चुकी है? और मैंने ऐसा क्यों कहा कि पहली बार सोना बेचने की नौबत आई है? क्या 1991 में क्या हुआ था तो जरा समझिए। साल 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा इतनी कम हो गई थी कि कुछ हफ्तों तक ही विदेश से माल मंगवाया जा सकता था। यही कारण था कि उस समय दो बार यानी 2 बार में कुल मिलाकर 67 टन सोना भारत ने विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखा और $600 मिलियन की विदेशी मुद्रा जुटाया था। उस वक्त $600 मिलियन बहुत बड़ी कीमत थी और ये इसलिए करना पड़ा ताकि भारत के पास विदेशी मुद्रा हो, विदेशों से माल मंगवा सकें, आयात कर सकें। तो ध्यान रहे, उस वक्त भारत ने सोना गिरवी रखा था। गिरवी रखना मजबूरी थी डिफॉल्ट से बचने के लिए। समझने वाली बात यह भी है कि अगले कुछ ही महीनों में भारत ने विदेशी बैंकों को पैसा चुकाकर 1991 में ही अपना सोना छुड़वा भी लिया था। यानी भारत का सोना विदेश में अटक नहीं गया, गिरवी रखा गया था, बेचा नहीं गया था। और इस बार जो चीजें सामने आ रही है, यहाँ बेचने की चर्चा हो रही है। यानी भारतीय इतिहास में पहली बार सोना बेचने की जरूरत पड़ी है, ऐसा अनुमान है। अब सवाल यह है कि क्या संकट भी 1991 जैसा है या उससे बड़ा है? तो इसको यूं समझिए कि 1991 में $600 अरब जुटाने के लिए भारत को 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था और आज की तारीख में भारत का रिजर्व $681 अरब है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1991 में यानी 35 साल पहले $600 की हैसियत, $600 अरब की हैसियत क्या रही होगी और आज $681 अरब की हैसियत क्या है। तुलना करिए, इन आंकड़ों को मिलाइए। उस वक्त $600 अरब जुटाया गया था और इस वक्त हमारे पास कुल मिलाकर $681 अरब ही विदेशी मुद्रा के रूप में है। बताया जा रहा है कि ये लगभग 10 महीने तक भारत के आयात को संभाल सकता है। यानी तुरंत का संकट बहुत बड़ा भले नजर ना आता हो, लेकिन अगर स्थितियां ऐसी ही रही तो बहुत बड़ा संकट दरवाजे पर खड़ा है और शायद यही कारण है कि सोना बेचने की नौबत कथित रूप से आई होगी। यानी परिस्थितियां सामान्य तो बिल्कुल नहीं है, अर्थव्यवस्था पर संकट आ चुका है। साल 1991 में भी विदेशी दबाव था, बाहरी प्रेशर था और युद्ध चल रहा था। तेल महंगा हो गया, फॉरेक्स शॉर्टेज की समस्या थी और 2026 में भी युद्ध चल रहा है। तेल, गैस, उर्वरक, इन सब के आयात की समस्या है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर रिजर्व बैंक डॉलर लिक्विडिटी को बढ़ा लेता है तो रुपए को कुछ समय के लिए संभाला जा सकता है, लेकिन अगर तेल के दाम ऊंचे रहे तो फिर सोना बेचने से काम नहीं चल पाएगा और रुपया कमजोर होने से पूरी अर्थव्यवस्था कैसे कमजोर होती है, डमाडोल होती है, ये हमने कई बार आपको बताया है। अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों पर पढ़ने, लिखने, रिसर्च करने में बड़ी मेहनत लगती है, खासकर तब और ज्यादा मेहनत लगती है जब ऐसी भाषा में समझाने का प्रयास हो कि कोई
भी समझ जाए। समझने वाली बात यह है कि सोना बेचना बहुत खराब बात भी नहीं मानी जाती कई बार देश के मामले में, यानी कभी कभी जरूरत भी पड़ती है। मगर वर्तमान व्यवस्था को देखें तो ये समस्या आई नहीं बल्कि लाई गई लगती है। बेचने से ज्यादा खतरा भारत के लिए यह है कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेश से मंगवाता है। युद्ध की वजह से ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई हैं, रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुका है, गैस और खाद पर भी संकट आ गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। इस पॉइंट को जरा विस्तार से समझिए। विदेशी निवेशक अपना पैसा क्यों निकालते हैं? एक तो यह हो सकता है कि उनको अन्य देशों में, अन्य जगहों पर भारत से अच्छा रिटर्न मिल रहा हो या फिर कहीं ज्यादा फायदा दिखे, और दूसरा ये कि भारत में भरोसे की कमी हो, रिस्क ज्यादा हो, टेंशन भी हो। पिछले दिनों हमने बताया था कि किस तरीके से भारत के कई बड़े बड़े धन्ना सेठ, प्रधानमंत्री के जो परम मित्र हैं दोनों सेठ, वो सब भी, और जिन्होंने भर भर के इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था मोटा मोटा, वो सब भी इन लोगों को, अमेरिका के लोगों को स्वस्थ करना है, वहां पर नौकरी देनी है, भारत के बारे में कम सोच रहे हैं। हमने पिछले दिनों इस वीडियो में विस्तार से पूरी बात बताया था, जरूर देखिएगा। विदेशी निवेशकों का पैसा निकालने और अपने देश के निवेशकों का बाहर जाकर पैसा लगाने का एक बड़ा कारण होता है कि उन्हें आपकी अर्थव्यवस्था के भीतर भरोसा नहीं है, आपकी सरकार में भरोसा नहीं है और आप लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं दे पाते। आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा सत्ता पर बार बार यह आरोप लगा कि एक सेठ को सब कुछ सौंपने के लिए इन्होंने बाकी व्यापारियों को निशाना बनाया। कभी टेंडर के नियम बदल बदल के अपने प्रिय सेठ को ढेर सारे ठेके दे दिए जाते हैं। अभी हाल ही में न्यूज लॉन्ड्री ने बड़ी तगड़ी रिपोर्ट दी है, जरूर पढ़िए। सेठ को जो कंपनी पसंद आ जाए, सेठ को जो संपत्ति पसंद आ जाए, उस कंपनी पर ढेर सारी छापेमारियां होती हैं, उनके लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और फिर प्रधानमंत्री के परम मित्र उस कंपनी को खरीद लेते हैं। अभी ताजा मामला देखिए, वेदांता ग्रुप वाला। पिछले दिनों पता चला कि किसी टेंडर के लिए इस ग्रुप ने ज्यादा बोली लगाया था, प्रधानमंत्री के परम मित्र ने कम बोली लगाया था, मगर फिर भी परम मित्र जीत गए। ऐसा इतिहास में शायद पहली बार हुआ। वेदांता ग्रुप अदालत की शरण में गया और इसके बाद खबर आई कि वेदांता ग्रुप के यहाँ ईडी की छापेमारी हो गई। अब जरा सोचिए कि जब इस तरह की बातें दुनिया भर में जाती हैं, जब पूरी दुनिया को पता चलता है कि भारत में एक सेठ एक देश की नीति चल रही है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो सेठ सरकार की संपत्ति ही नहीं बल्कि बाकी लोगों की और बाकी कंपनियों की संपत्तियों भी कौड़ियों के भाव बंदूक की नोक पर कब्जा कर लेता है, तो फिर आपके यहाँ पैसा लगाने कौन आएगा? बिजनेस करने कौन आएगा? सभी विदेशी निवेशकों को डर होगा ना कि हम जाके भारत में निवेश करें, कोई मिल फैक्ट्री लगाएं, कंपनी खोलें, कल को वो कंपनी बड़ी होने लगे, राष्ट्रीय सेठ की नजर पड़ जाए तो हमारे यहाँ भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की छापेमारी होगी, हमारे लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, फिर हमें राष्ट्रीय सेठ को अपनी कंपनी बेचनी पड़ेगी। तो इतना सारा टेंशन, बवाल और नुकसान झेलने भारत में कौन आएगा निवेश करने? याद करिए, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां, उन्होंने तमाम सरकारी संपत्तियां बनाया, बेचा नहीं, सरकारी कंपनियां खड़ा किया और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देते रहे। टाटा, बिरला, फलाना ढिमकाना सबको कंपटीशन में लाके खड़ा किया। उन्होंने उद्योगपति खड़ा किया, खाली व्यापारी नहीं, और सबके लिए बराबर का लेवल प्लेइंग फील्ड दिया। यह नहीं कि एक देश एक सेठ होगा। न सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के बीच स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा बनाए रखा, बल्कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के बीच भी पारदर्शी कंपटीशन चलाते रहे। आरोप नहीं लगा कि एक सेठ को बढ़ाने के लिए बाकी सेठों को जेल में डाला जा रहा है, उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है। समझिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था भरोसे पर चलती है। आप भी किसी कंपनी में यदि पैसा लगाते हैं तो इस भरोसे के साथ कि जो लगा रहे हैं उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, यानी जो निवेश किया है उसमें कमाई होगी। अगर पता चल जाए कि कंपनियां डूबने वाली है तो फिर क्या आप उसमें पैसा लगाएंगे? ठीक वैसे ही इन चिंताओं से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं, और तो और जो भारत के निवेशक हैं वो भी भारत में व्यापार करने से बचते हैं। यूं ही नहीं, पिछले कुछ सालों में अमृतकाल लागू होने के बाद लाखों अमीरों, करोड़पतियों ने, अरबपतियों ने भारत छोड़ दिया, न सिर्फ व्यापार करने के लिए बल्कि देश ही छोड़कर चले गए। सोचिए कि कोई भी बिजनेस खड़ा करने में वर्षों का समय लगता है, मेहनत लगती है, पीढ़ियां लग जाती हैं, और अचानक से कोई सरकारी सेठ आकर सब कुछ कब्जा कर ले, वो भी ईडी सीबीआई के दम पर, कान पे कनपट्टी पे बंदूक सटा के, भला इतना रिस्क कौन लेगा? यानी विदेशी निवेशक जो भाग रहे हैं और भारतीय निवेशक भी जो विदेशों में जाके निवेश कर रहे हैं, अपने देश में नहीं, ये जो भरोसे की कमी आई है, इसके पीछे राष्ट्रीय सेठ के लिए हुजूर का प्रेम काफी हद तक जिम्मेदार है। और आज तो हालात यहां तक हो गए हैं कि लोग कहने लगे हैं कि यदि मुकेश अंबानी भी परम मित्र सेठ के खिलाफ उतर जाएं या विरोध कर दें किसी बात पर, तो उन्हें भी ईडी सीबीआई लपेट देगी। उनके भाई को तो लपेटा ही जा रहा है। अनिल अंबानी के खिलाफ क्या क्या नहीं हो रहा, आप देख ही रहे हैं। उन्होंने खुद कोर्ट में जाकर कहा कि उनके खिलाफ सरकारी सेठ की मीडिया खबरें प्लांट कर रही है। सरकारी सेठ ने हाल फिलहाल के वर्षों में कौन से बड़े चैनल को अपने गिरफ्त में लिया, ये तो आपको पता ही है, और वही चैनल खबरें चला रहा है। अनिल अंबानी ने आरोप लगाया था कि
कि परम मित्र सेठ ने उनके खिलाफ बदनाम करने के लिए खबरें प्लांट करवाया। और आपको याद दिला दें कि संभवतः अनिल अंबानी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखा था और सार्वजनिक रूप से कहा था कि ये प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। यानी जिस व्यक्ति ने पहली बार नरेंद्र मोदी के नाम के साथ पीएम शब्द जुड़ा, उस व्यक्ति को भी सरकारी सेठ के लिए कथित रूप से कैसे लपेटा जा रहा है, ये सब हम सबके सामने है। तो जब आपके यहाँ साफ नीति नहीं होगी, भरोसे की कमी होगी, फिर निवेश करने कौन आएगा? निवेश नहीं होगा तो बाजार कमजोर होगा, विदेशी मुद्रा की कमी आएगी, रुपया कमजोर होगा, चीजें महंगी होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेंगी। इसी बीच एक और बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। अमेरिका ने भारत समेत 53 अन्य देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है और जो आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत में फोर्स लेबर यानी जबरदस्ती लोगों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से काम करवाया जाता है। अब आप जरा याद करिए, अभी कुछ हफ्ते पहले ही मानेसर से लेकर गुड़गांव, गुड़गांव से लेकर नोएडा तक मजदूरों ने आंदोलन किया। उनका आरोप क्या था? उन्होंने यही कहा कि उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, यानी उनकी तनख्वाह बहुत कम है, वेतन बहुत कम है, लेकिन उनसे काम बहुत ज्यादा करवाया जाता है, काम की परिस्थितियां भी खराब है, उनको छुट्टी नहीं मिलती, उनका शोषण होता है। और ये जितने भी आरोप मजदूरों ने लगाए, ये सारे आरोप फोर्स लेबर के अंतर्गत आते हैं। यानी आप मजदूरों से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, जितना काम लेते हैं उतना पैसा नहीं देते। अब अमेरिका ये मान रहा है कि फोर्स लेबर के चलते भारत का सामान सस्ता है और ये अपने लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, तो इन पे टैरिफ लगा दो। इस बात को जरा गहराई से समझिए। हमने पिछले दिनों भी कहा था कि यदि हमारी सरकार जिम्मेदार होती और समय समय पर इस बात का आकलन करती कि हमारी जनता के बीच क्या समस्याएं चल रही हैं, मजदूरों की क्या समस्याएं, यदि मजदूर संगठनों को उन्होंने मजबूत रखा होता, कमजोर नहीं किया होता, तो ये संगठन सरकार से बताते, इन संगठनों के नेता सरकार के लोगों से बताते कि समस्याएं क्या हैं, समय रहते उन समस्याओं को सुलझा लिया जाता, तो ये बात इतनी दूर तक नहीं जाती, दुनिया भर में बदनामी नहीं होती और इस तरह से टैरिफ की बात भी नहीं आती। भारतीय सामान पर और ज्यादा टैरिफ लगाना यानी हमारा सामान विदेश में और महंगा होगा, यानी बिक्री घटेगी, डिमांड कम होगी, यानी विदेशी मुद्रा और कम आएगी भारत में। आप जरा कल्पना करिए कि समय रहते भाजपाई सरकारों ने अगर मजदूरों की बात को समझा होता, सुना होता, तो आज ये नौबत ना आती। उल्टे कल ही हमने इस वीडियो में विस्तार से बताया था कि कैसे न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट कहती है कि ढेर सारे मजदूरों को पुलिस ने पहले तो पीटा, फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए, एक महीने तक उन्हें जेल में सड़ाया, इसके बाद उन पर 40-40 हजार का बांड भरवाया, उनसे बेल के लिए 25,000 20,000 रुपया एक्स्ट्रा उनका खर्च हो गया इधर उधर दौड़ने भागने में, यानी 60 से 70 हजार रुपया इन मजदूरों का खर्च हो गया, जो बेचारे 6,000 से लेकर 13,000 रुपये महीने का कमाते हैं। सोचिए कि वो 60-70 हजार रुपया कहां से लाए होंगे, सब कर्ज में दब चुके हैं और डर है कि आगे काम भी मिलेगा कि नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि जब आप अपने ही देश की जनता को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करते हैं, जब आप अपने ही देश की जनता को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, जब आप अपने ही देश में गृह युद्ध की स्थिति बनाते हैं, जिस पुलिस और सेना का काम जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, वही पुलिस और सेना जब जनता को प्रताड़ित करने के लिए आप लगा देते हैं और जब आपके जज मजदूरों से 40-40 हजार का बांड भरवाने लगते हैं, तो यही होता है। दुनिया के लोग ऐसी समस्याओं का लाभ उठाते हैं और समस्याओं से बचने के लिए सोना बेचना पड़ता है। इसी के साथ एक खबर यह भी देख लीजिए, भारत ग्लोबल मार्केट कैप रैंकिंग में 7वें नंबर पर फिसल गया है। पहले यह 5वें स्थान पर था, फिर ताइवान और साउथ कोरिया भारत से आगे निकल गए, अब साउथ कोरिया 6वें नंबर पर है और हम 7वें नंबर पर आ गए। और इसका कारण भी वही है, विदेशी निवेशक भारत से दूर हो रहे हैं, हमारी अर्निंग ग्रोथ कमजोर हो गई है, एआई तथा सेमीकंडक्टर स्टॉक में भारत की हालत खस्ता है। याद करिए, अभी कुछ दिन पहले ही, एक आध महीना पहले ही हमने सवाल उठाया था कि दुनिया भर में एआई पर इतना सारा इन्वेस्ट हो रहा है, इतना सारा काम हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री गोदी मीडिया के लपटझंडिसों के साथ बैठ के कहते हैं कि हमारे यहाँ बचवा पैदा होता ही एआई बोलने लगता है। ये सब हुजूर के इसी ज्ञान का परिणाम है। ये जो अर्थव्यवस्था का हाल है, ये हुजूर के इसी ज्ञान का परिणाम है। इसीलिए कहा जाता है कि देश के नीति निर्माता, देश के संचालक पढ़े लिखे होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए। वहां हार्वर्ड वाला ही अच्छा हो सकता है, और ध्यान रहे, हार्वर्ड वाला हार्ड वर्किंग भी हो सकता है, और हार्ड वर्क करने वाला बोलता कम है, क्योंकि बोलने के लिए उसके पास टाइम कम होगा, वो काम करेगा, बाकायदगी कम करेगा। बाकी देखते जाइए, सोना बेचने तक की नौबत आ गई है। हर तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबरें ही आ रही हैं, लेकिन जब ये सारी समस्याएं आ रही होती हैं, उस वक्त हमारी सरकार कहती है कि सब चंगासी, पहले चुनाव कर लो। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तभी जो संकट पैदा हो रहा था, हमने लगातार और तमाम लोगों ने लगातार सवाल उठाए, अर्थव्यवस्था को संभालने की बात कहा, लेकिन पूरी भाजपाई सत्ता का ध्यान कहां लगा हुआ था? बंगाल चुनाव में, असम चुनाव में। पूरा दिमाग इस बात के लिए खपाया जा रहा था कि कैसे इन दो राज्यों के लोगों का वोटिंग
राइट छीन के, संविधान को कुचल के, ऐसी की तैसी करके, चोरी चकारी सब कुछ करके अपनी सरकार बना ले, देश और देश की अर्थव्यवस्था जाए भाड़ में। तो देख लीजिए कि अब अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।